प्रीवियस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में समझा कि किस तरीके से जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो वो कुछ टाइम बाद हीट हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। हम डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंसेस का यूज़ करते हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर इलेक्ट्रिक आयरन, ये सारे ही इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं। क्या इलेक्ट्रिक करंट के और भी इफेक्ट हो सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। माई सेल्फ राजीव विश्वकर्मा, वेलकम टू एकेडमी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को समझेंगे। इसमें हम स्टार्ट करेंगे ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से। ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन्स को देखेंगे। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर और सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका पैटर्न क्या होता है, इसको समझेंगे। इसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसके कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। हर एक टॉपिक को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑस्टेड ही ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन को समझाया। तो सन 1820 में ऑस्टेड ने इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की डिस्कवरी की। उन्होंने देखा जब किसी मैग्नेटिक नीडल या कंपास को करंट कैरिंग वायर के पास में लेके आते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस इन मैग्नेटिक नीडल व्हेन वी मूव इट टुवर्ड्स द करंट कैरिंग वायर। उस करंट कैरिंग वायर के पास ले जाने पर उस मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। इसका क्या रीज़न था, उन्होंने सोचा वाई दिस डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस। नॉर्मली जो मैग्नेटिक नीडल या कंपास होता है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन रहता है, बट जब हम उस मैग्नेटिक नीडल को उस करंट कैरिंग वायर के पास ले जाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब कि उस करंट कैरिंग वायर ने अपने चारों तरफ कोई ऐसी फील्ड क्रिएट की जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक नीडल अफेक्टेड हुई। और हमें पता है कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अफेक्टेड होती है। इसका मतलब उस करंट कैरिंग वायर ने अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्टेड हुई, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। इस तरीके से ऑस्टेड ने ये बताया कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ऑस्टेड ने और भी कुछ ऑब्जर्वेशन किए। उन ऑब्जर्वेशन को और उनके कंक्लूजन को वन बाय वन समझते हैं। ऑब्जर्वेशन 1, When there is no current, no deflection in magnetic needle। जब उस वायर में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रही है, उसके पास उस मैग्नेटिक नीडल को ले जाने पर उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब उस वायर जिसमें करंट नहीं है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड जिसको कि B से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी नहीं होगा। तो जहाँ पर करंट होगी वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। सेकंड ऑब्जर्वेशन है व्हेन करंट स्टार्ट फ्लोइंग डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब उस वायर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो उसके पास मैग्नेटिक नीडल को ले जाने पर उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब कि उस करंट कैरिंग वायर ने अपनी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जिसकी वजह से उस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। तो सिंपली इन दोनों ऑब्जर्वेशन के कंक्लूजन ये थे कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से उस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। इसके बाद थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है वो है अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको समझते हैं। जब हम उस सर्किट या करंट कैरिंग वायर में करंट के अमाउंट को इंक्रीज़ करते हैं तो हमने देखा कि उस मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन है उसका अमाउंट भी इंक्रीज़ हुआ। और डिफ्लेक्शन का अमाउंट इंक्रीज़ होने का मतलब वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसकी वैल्यू भी बढ़ी।
तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि करंट की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करने पर वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हुई। तो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करने पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, और अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन करंट पर डिपेंड कर रहा है और अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर, जिसकी वजह से वो अफेक्टेड हुई। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट से रिलेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही है। इसके बाद फोर्थ ऑब्जर्वेशन को समझते हैं। फोर्थ ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि अगर हम उस करंट कैरिंग वायर में जो करंट की डायरेक्शन है, करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन है, उसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो हमने ऑब्जर्व किया कि वो जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। सपोज़ यहाँ पर ये सर्किट है, इसमें करंट कुछ इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो उस नीडल में डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हुआ। बट अगर हम यहीं पर इस सेल की सोर्स की पोलैरिटी को स्विच कर दें तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक हो जाएगी, और उस डायरेक्शन उस टाइम पर जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें जो डिफ्लेक्शन हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंड कर रही है करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन पर। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है उसका जो डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन। इन जो चारों ऑब्जर्वेशन थे उनके जो फाइनल कंक्लूजन है उसको समझ लेते हैं। ऑस्टेड फाउंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेबलाइज्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड तब तक एग्जिस्ट करती है जब उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही होती है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई थी वो भी डिसअपीयर हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज देयर इज करंट इन द वायर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है इसकी स्ट्रेंथ उस करंट की वैल्यूज़ पर डिपेंड करती हैं। करंट का अमाउंट या करंट के मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लोइंग चार्जेस से मिलके बने होते हैं, इसका मतलब कि फ्लोइंग चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिक करंट वो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मूविंग चार्ज और करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जो मूविंग चार्जेस होंगे या फिर इलेक्ट्रिक करंट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके से ऑस्टेड ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे के साथ आपस में रिलेटेड हैं। तो ये था ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो है मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेट या फिर करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें अगर हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को ले जाएं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करे, वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी के पास होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेज़र करने की यूनिट होती है। आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाय 2 वेज। हम 2 तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला मैग्नेट के थ्रू, नेचुरल मैग्नेट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो दूसरा है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू भी हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मूव करते हैं और देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर विजुअल टूल टू यूज टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। कहीं पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है तो उसको विजुलाइज करने के लिए कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज अ विजुअल टूल यूज़ होती है कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है
और इसकी स्ट्रेंथ को भी उस वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको समझने के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। जहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होंगी इसका मतलब वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ पर कम फील्ड लाइंस या दूर दूर फील्ड लाइंस प्रेजेंट होंगी वहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो डेफिनेशन, द पेथ along which north pole moves in a magnetic field is called magnetic line of force। ऐसे पेथ या ऐसे ट्रैक पर जिस पर आइसोलेटेड नॉर्थ पोल मूव करता है, अगर वो फ्री है मूव करने के लिए, तो वो जिस भी ट्रैक पर चलता है अगर हम उसको ट्रेस कर लें तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज हम द पेथ along which north pole moves in a magnetic field is called magnetic line of force। मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम आइसोलेटेड नॉर्थ पोल को फ्रीली छोड़ दें कि वो मूव कर सके, तो वो जिस ट्रैक पर मूव करता है उसको अगर हम ट्रेस कर लेंगे तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। और क्योंकि आइसोलेटेड मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए ये कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है। हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंपास नीडल की हेल्प से, कंपास या फिर मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास एक मैग्नेट है, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसके दो पोल N और S, जिसके दो पोल नॉर्थ पोल एंड जिसके दो पोल साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल हैं। तो अगर हम इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसमें कंपास को मूव कराएं तो कंपास जिस भी डायरेक्शन में अलाइन होगा उसके स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को अगर हम ट्रेस कर लें और उसको मिलाते जाएं तो वो उसके थ्रू जो ट्रैक बनेगा या जो लाइंस बनेंगी वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से, कंपास की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को हम ट्रेस कर लेंगे, उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को हम फाइंड कर लेंगे और उसी को मिलाते हुए चले जाएंगे तो वो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएगा। तो ये हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके से है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस। स्पेस में प्रेजेंट, अगर कोई स्पेस है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट की वजह से कुछ इस तरीके से। अगर ये मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जिस पे एक पॉइंट प्रेजेंट है A, एक पॉइंट प्रेजेंट है B और एक पॉइंट प्रेजेंट है C। अगर हम इन पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज़ मैंने पॉइंट A पर टेंजेंट ड्रॉ किया कुछ इस डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट A पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट B पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो पॉइंट B पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से होगी। और जो पॉइंट C है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट कुछ इस तरीके से आएगा। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने पर हमें उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ये था पहला। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस। मूव करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पर। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन।
कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है, ये हम समझ सकते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी के थ्रू। जहाँ पर ज़्यादा फील्ड लाइंस हो, बहुत पास फील्ड लाइंस हो, इसका मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत हाई है। तो फील्ड लाइंस आर क्लोज, फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, और फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट, फील्ड इज वीक। जहाँ पर ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी स्ट्रेंथ हाई होगी। सपोज हमारे पास दो रीज़न है इस मैग्नेटिक फील्ड में, एक रीज़न है ए और एक रीज़न है बी। तो अगर हम इन दोनों रीज़न से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करें उनके नंबर को काउंट करें तो रीज़न ए से 1 और 2 फील्ड लाइंस पास कर रही हैं और बी वाले रीज़न से 1, 2, 3, 4 और 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। मतलब जहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये जो रीज़न ए होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, यहाँ रीज़न ए में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी और रीज़न जो बी है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वहाँ पर जो फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो ये थी इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। वो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस फॉर्मिंग क्लोज लूप विदाउट बिगनिंग और एंड। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूअस क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं जिसका कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता। ये कोई भी लूप होगा उसका कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होगा। तो इनसाइड मैग्नेट फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड मैग्नेट फील्ड लाइंस डायरेक्टेड नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेट के अंदर इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है और मैग्नेट के बाहर इसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। फिर से एक बार, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है कुछ इस तरीके से, और मैग्नेट के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ डायरेक्टेड होती हैं। तो ये थी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं जिसका कि कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता। इसके बाद मूव करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस, मीनिंग दैट द फील्ड इज यूनिक एट एनी पॉइंट इन द स्पेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इसका मतलब कि हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिक वैल्यू होगी, उसकी एक यूनिक डायरेक्शन होगी। तो इफ़ दे क्रॉस द कंपास नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों आपस में कट नहीं कर सकती, इसको समझते हैं। हमारे पास यहाँ दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक ये और एक ये। तो अगर हम देखें, अगर हम इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को देखें तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और एक यहाँ पर हम दो टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट ये होगा और एक टेंजेंट ये होगा। तो एक ही अभी हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड पर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ होने का मतलब कि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर एक टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड की केवल एक ही डायरेक्शन हो सकती है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती। एट अ पॉइंट टू डायरेक्शन आर नॉट पॉसिबल। या फिर अगर हम उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर किसी कंपास को रखें तो वो दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कंपास एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती और स्पेस में प्रेजेंट हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिक वैल्यूज़ और उसकी यूनिक डायरेक्शन होती है। तो ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी। मूव करते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी पर। लास्ट प्रॉपर्टी है नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड।
हम नॉर्थ और साउथ पोल को कभी सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम किसी मैग्नेट को ब्रेक भी कर देंगे तो वो अगेन छोटे मैग्नेट्स में डिवाइड हो जाएगा। सपोज़ ये एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इसको अगर हम ब्रेक कर दें तो यहाँ पर फिर से एक छोटा मैग्नेट बन जाएगा जिसके 2 पोल बन जाएंगे, नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड, हम नॉर्थ और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सिंगल पोल यानी कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता मैग्नेट के केस में। तो इफ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्टेड देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वुड बिगिन एंड एंड ऑन देम। अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करते तो क्लोज लूप फॉर्म करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उसी से स्टार्ट करके उसी पर ख़त्म होना पड़ता जिससे क्लोज लूप बन पाए। तो अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करते तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी पोल से स्टार्ट करके उसी पोल पर ख़त्म होती। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पर ये नॉर्थ है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, और यहाँ पर ये साउथ है जिससे जिसकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड इन हो रही हैं। तो ये दोनों मतलब आइसोलेटेड मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमेशा ये दोनों पोल साथ में रहेंगे। तो ये इम्पॉसिबल है। ये थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़, 5 प्रॉपर्टीज़ थी। तो 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं फिर से। सबसे पहली प्रॉपर्टी, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंट टू द फील्ड एट एनी पॉइंट इन द स्पेस। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे प्रेजेंट किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड था, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। फील्ड लाइन जितना क्लोज होंगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वहाँ पर उतनी ही हाई होगी, जितना वो फार अपार्ट होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, यानी कि वहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूस फॉर्मिंग क्लोज लूप विदाउट बिगनिंग और एंड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कंटिन्यूस क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं जिसका कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता। मैग्नेट के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ होती हैं और मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्टेड होती हैं। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस, मीनिंग दैट फील्ड इज यूनिक एट एनी पॉइंट इन द स्पेस। 2 फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इसका मतलब कि स्पेस में प्रेजेंट हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिक वैल्यू और यूनिक डायरेक्शन होती है। इसके बाद जो लास्ट है वो है, नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन नॉट बी एग्जिस्टेड, सिंगल मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका पैटर्न क्या होगा, इसको हम पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर की वजह से जो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसका पैटर्न क्या है, इसको समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी का यूज़ करेंगे। हमारे पास हमने एक सर्किट का सेटअप किया है कुछ इस तरीके से, जिसमें हमने एक वायर जो कि है एक्स वाई, उसमें करंट फ्लो होने के लिए अरेंजमेंट किया है, और इस वायर के परपेंडिकुलर हमने एक कार्डबोर्ड को एडजस्ट किया है। इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम आयरन के पाउडर को स्प्रेड कर देंगे, और इसके बाद जब हम सर्किट को ऑन करेंगे तो हम देखते हैं वो जो आयरन फिलिंग्स है वो अलाइन होकर उस वायर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के पैटर्न बनाती हैं। यही जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक वायर है जिसमें कि करंट फ्लो हो रही है। ये वायर XY जिसमें कि करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। एक कार्डबोर्ड हमने उस वायर के परपेंडिकुलर एडजस्ट किया था, उसके ऊपर हमने आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दिया था, और जैसे ही हमने उस सर्किट को ऑन किया वैसे ही हमने देखा कि ये जो आयरन फिलिंग्स हैं वो रीअरेंज होकर अलाइन होकर एक दूसरे के साथ अलाइन होकर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं। और यही जो पैटर्न बना है
इसी पैटर्न को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। जो आयरन फिलिंग्स हैं वो कुछ इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। यही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उस स्ट्रेट वायर की वजह से वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो मूव करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो स्ट्रेंथ है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। तो magnitude of magnetic field decrease as we move away from the wire and increase as the current increases। ये जो वायर है इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एक कंपास रख सकते हैं। वो जो कंपास होगा उसके जो निडल्स होंगी वो जिस डायरेक्शन में पॉइंटेड होंगी वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम देखते हैं जैसे जैसे हम इस कंपास को उस करंट कैरिंग वायर से दूर ले जाते हैं वैसे वैसे इसमें जो डिफ्लेक्शन का अमाउंट है वो डिक्रीज हुआ। इसका मतलब उस वायर से उस कंपास या उस मैग्नेटिक नीडल को दूर ले जाने पर उसमें डिफ्लेक्शन का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हुआ। इसका मतलब कि उस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जैसे जैसे हम उस वायर से दूर होते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, जैसे जैसे हम उस वायर से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे उस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन का अमाउंट है वो डिक्रीज होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी हम जब उस वायर से दूर की तरफ जाएंगे। और दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज एज द करंट इंक्रीज। हम अगर उस वायर में करंट की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि उस मैग्नेटिक नीडल जो एक पॉइंट पर रखी थी एक सर्टेन डिस्टेंस पर उस वायर से एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखी थी उसमें जो डिफ्लेक्शन है उसका अमाउंट भी इंक्रीज़ हुआ। इसका मतलब कि करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करने से उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज एज द करंट इंक्रीजेज। तो जो स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो पहला डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। जितना ज़्यादा हम उस वायर से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करेगी। और दूसरा करंट की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करने पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करेगी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि और किन फैक्टर्स पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। तो अगर हम इसी जो सेटअप है उसमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो क्या होगा। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर एक सेटअप कुछ इस तरीके का और एक इसका दूसरा सेटअप कुछ इस तरीके का, जिसमें पहले वाले सेटअप में करंट अप टू डाउन फ्लो कर रही है और जो सेकंड सेटअप है उसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, एक में डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक में अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये डाउनवर्ड करंट जब फ्लो कर रही थी उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्म कर रही थी और उसमें जो कंपास था वो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो किसी डायरेक्शन के अलॉन्ग अलाइन था। बट जैसे ही हम उस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो हम देखते हैं जो कंपास था उसमें डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसकी जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। करंट के डायरेक्शन को चेंज करने पर, रिवर्स करने पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी अफेक्टेड हुई, वो भी रिवर्स हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, उसकी वजह से स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। पहला, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो B है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पर। इसको आगे देख लेते हैं यहाँ पर कंक्लूजन में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेंटर at the wire. concentric circle become larger and larger as we move away from it। जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो
उस स्ट्रेट वायर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्म करती हैं, जिसका सेंटर उस वायर पर प्रेजेंट होता है। और जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं वैसे वैसे उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का जो रेडियस है वो इंक्रीज होता है। और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, जितना हम उस वायर से दूर जाएंगे और वो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं उनकी रेडियस इंक्रीज करेगी। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर वीक है, दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है। जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे उस वायर से वैसे वैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का रेडियस इंक्रीज करेगा। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। मूव करते हैं और उस स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसकी डायरेक्शन को किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो उसके लिए है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से हम किसी स्ट्रेट वायर में जो करंट फ्लो कर रही है, किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। इमेजिन दैट यू होल्डिंग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन योर राइट हैंड सच दैट, अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड में कुछ इस तरीके से होल्ड करें कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो जो कर्ल फिंगर्स होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। इसको हम अपने राइट हैंड से कुछ इस तरीके से होल्ड करें कि ये जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे और जो कर्ल फिंगर्स होगी जो इसको रैप करेगी कंडक्टर को, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो करंट की डायरेक्शन ये कुछ इस तरीके से है और थंब भी मेरा उसी डायरेक्शन में पॉइंटेड है। तो ये जो कर्ल फिंगर जिसको रैप करेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी कुछ इस तरीके से। डायग्राम में भी बना हुआ है। सपोज़ यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो उसको राइट हैंड में हम कुछ इस तरीके से ग्रैब करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ये हो जाएगी और इसका अपोजिट डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो द थंब पॉइंट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, हम उस राइट हैंड में उस करंट कैरिंग वायर को कुछ इस तरीके से होल्ड करेंगे कि जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करे। देन योर फिंगर्स विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन, जो उंगलियां होंगी वो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में रैप करेंगी उसको। तो ये था मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मूव करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। अभी हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अगर हम उस स्ट्रेट वायर को सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा उसको समझते हैं। तो बाय अप्लाइंग राइट हैंड रूल इट इज़ इजी टू चेक दैट ये जो सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप हम ऐसा समझ सकते हैं, ये जो सर्कुलर लूप है वो स्मॉल छोटे छोटे स्ट्रेट सेगमेंट से बना हुआ है। एवरी सेगमेंट ऑफ द वायर कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप। ये जो लूप है हम मान सकते हैं ये छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट से बना हुआ है और वो जो छोटा स्मॉल सेगमेंट होगा वो स्ट्रेट वायर जैसा बिहेव करेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ ये जो रेड पोर्शन है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्म करेंगी, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ऐसे येलो वाला जो सेगमेंट होगा इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्म करेंगी। क्योंकि सारे सेगमेंट्स में करंट की डायरेक्शन सेम है इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। और जैसे जैसे हम इस सेगमेंट से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं उनकी जो रेडियस है वो डिक्रीज़ करेगी। तो हर एक सेगमेंट में करंट की डायरेक्शन सेम होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो सारी सेम डायरेक्शन में होगी और वो सारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एड अप होकर सेम डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे। एवरी सेगमेंट ऑफ वायर कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप।
और अगर हम इसके सेंटर की बात करें तो सेंटर पर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो सारे स्मॉल सेगमेंट्स हैं उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो स्ट्रेट, लगभग स्ट्रेट हो जाएंगे और सेम डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो सेंटर वाला जो पॉइंट है उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सारी ऐड अप हो जाएगी उन सारे स्मॉल सेगमेंट की वजह से। तो सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस हुई है। ये एक प्लेन है जिसमें ये दोनों पॉइंट्स, जिसमें एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में दिखाया गया है। तो ये था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है। मूव करते हैं और देखते हैं, अगर हम वो जो सर्कुलर लूप है इसमें नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज़ कर दे तो उस मैग्नेटिक फील्ड, उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसकी स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो if there is circular coil having n turn, the field produced is n time as larger as the produced by the single turn। सिंगल टर्न की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, अगर मान लेते हैं उसके n टर्न्स कर दिए जाएं, क्योंकि सारे n टर्न्स में करंट की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, तो सारे की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उन सारे की डायरेक्शन सेम हो जाएगी और वो सारे मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप होके उसकी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसको n टाइम्स कर देंगे। तो रीज़न क्या है, द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज़ द सेम डायरेक्शन। हर टर्न में करंट की डायरेक्शन सेम है, इसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो ऐड अप हो जाएंगी और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ होगी वो सिंगल टर्न का n टाइम्स हो जाएगा। तो बी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू n टाइम्स ड्यू टू अ सिंगल वन, n टाइम्स ड्यू टू अ सिंगल सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी उसका n टाइम्स हो जाएगा। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप। मूव करते हैं आगे और टॉपिक है सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड क्या होता है, तो सोलेनॉइड जो होता है वो स्प्रिंग शेप की सर्कुलर कॉइल होती है जिसको आइसोलेटेड कॉपर वायर से बनाया जाता है। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न ऑफ आइसोलेटेड वायर wrapped closely in the shape of a cylinder is called solenoid। ये थी उसकी डेफिनेशन। सोलेनॉइड जो होता है वो स्प्रिंग शेप की कॉइल होती है जिसको कि इंसुलेटेड वायर से बनाया जाता है। तो इसमें हम अगर करंट फ्लो कराएंगे तो जो सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पर ये सोलेनॉइड है जिसको हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, तो उसमें करंट कुछ इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है। तो उस सोलेनॉइड से करंट फ्लो करने पर उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती हैं। जैसे बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, सेम उसी के सिमिलर सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो सोलेनॉइड जो है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। अच्छा, सोलेनॉइड के जो दो पोल हैं वो साउथ और नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे, डिपेंड करेगा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो ये था सोलेनॉइड और ये भी है सोलेनॉइड। ये दोनों जो इमेज है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट कर रही है। सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की इक्विवेलेंट होता है। जैसे बार मैग्नेट के चारों तरफ जिस पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, सोलेनॉइड में भी उसी पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। मूव करते हैं और आगे देखते हैं। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। जो सोलेनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है वो बार मैग्नेट के सिमिलर होता है। मतलब वन एंड ऑफ अ सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड अदर एंड ऑफ अ सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेटिक साउथ पोल। सोलेनॉइड का एक पोल नॉर्थ की तरह और दूसरा पोल साउथ की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर ये सोलेनॉइड है, इसको हमने करंट की सप्लाई की है। तो इस करंट फ्लो होने की वजह से हर एक टर्न की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, अगर इसमें n टर्न होंगे तो वो सारे ऐड अप हो जाएंगे और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कुछ इस तरीके से। इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो दूसरे पे पैरेलल होती हैं और
पैरेलल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर सोलेनॉइड का एक पोल एस की तरह बिहेव कर रहा है और जो दूसरा पोल है वो एन की तरह बिहेव कर रहा है। आगे चलते हैं और देखते हैं सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो कैसी होती है। तो फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन फॉर्म ऑफ अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल और स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में होती हैं। ये इंडिकेट करता है फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। मतलब ये जो सोलेनॉइड है इसके अंदर वो सारी फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और पैरेलल फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब सोलेनॉइड के अंदर प्रेजेंट हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। तो ये था सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट होता है। जिस तरीके से बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसी के सिमिलर सोलेनॉइड के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो ये था सोलेनॉइड। मूव करते हैं और देखते हैं लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? ये जो सोलेनॉइड होता है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। अगर हम इसके अंदर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि सॉफ्ट आयरन इंट्रोड्यूस कर दें तो वो कुछ टाइम बाद मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं उसी की ये जो सोलेनॉइड के अंदर हमने सॉफ्ट आयरन को रखा है इसकी वजह से वो जो मैग्नेट में कन्वर्ट हुआ उस मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। ये जो सोलेनॉइड के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है इसका यूज़ करके हम किसी सॉफ्ट आयरन को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डेवलप कर सकते हैं। तो जब हम उसको कॉइल के अंदर प्लेस कर देते हैं तो उसकी वजह से वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और मैग्नेटाइज होने से वो जो मैग्नेट बना है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ये सॉफ्ट आयरन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। ये जो सॉफ्ट आयरन होता है इसको हम आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। ये जो सॉफ्ट आयरन होता है इसमें जो कार्बन का कंटेंट होता है वो काफ़ी लो होता है, इसकी वजह से आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ हम बहुत जगह कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक क्रेन बनाने में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। तो ये था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने कवर किया ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। देन इसके बाद स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर वायर की वजह से, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है, और लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेट को पढ़ा। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ऐसे नोट्स और वीडियोस को क्रिएट करने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है, सो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड स्कूलमेट्स को ये नोट्स और वीडियोस ज़रूर शेयर करें, इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैंने इस चैप्टर के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सेकेंड पार्ट में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।